हेलो एवरीवन, आज 13 अगस्त 2025। तो आज की हमारी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 152 पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सवाल किए गए। इसके बाद सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी मिल चुकी है। भारत के 4 ऐसे एरियाज़ हैं, मतलब 4 क्षेत्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके बाद ICMR की जो जल निगरानी पहल है, उसके द्वारा मतलब जल की निगरानी करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। भारत और UK के जो CETA, ये एक व्यापार और विकास को लेकर मतलब बातचीत है। अब हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है उसको देखते हैं डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस पोटेंशियलिटी ऑफ अब्यूज़ ऑफ BNS सेक्शन 152, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो सेक्शन है धारा 152, इसको मतलब इस पर क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसकी जो संवैधानिक वैधता है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, विशेष रूप से इसके दुरुपयोग की संभावना को लेकर, मतलब कि कई व्यक्तियों के द्वारा इसकी दुरुपयोग भी किया जा रहा है। इस धारा को राजद्रोह से संबंधित माना जाता है, जो कि भारतीय दंड संहिता जो पहले था इंडियन पिनल कोड, उसकी धारा 124A का एक संशोधित रूप है। यानी कि भारत में, जैसे कि आपको पता है, पहले जब ब्रिटिश रहते थे, ब्रिटिश शासन होता था, उस समय पर IPC की धारा चलती थी और उसका 124A इसको अमेंडमेंट करके 152 जो धारा है उसको लाया गया है। कोर्ट ने इस प्रावधान के अस्पष्ट और व्यापक स्वरूप पर चिंता जताई है कि इसको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके कारण जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर चिलिंग इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि उसका ठंडा प्रभाव देखा जा सकता है। धारा 152 क्या है? ये उन कार्यों को दंडित करती है जो कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं, जैसे कि कोई अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियां, इन सभी को उकसाना। तो उस पर धारा 152 के तहत दंड उसको दिया जाएगा। इसकी अस्पष्ट परिभाषा और व्यापक व्याख्या की गुंजाइश के कारण इसे राजनीतिक असहमति या फिर मीडिया की आलोचना को दबाने के लिए दुरुपयोग किए जाने की आशंका व्यक्त की जाती है या की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि क्या केवल दुरुपयोग की संभावना किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने का आधार हो सकती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सवाल उठाया गया है कि मतलब अगर इसका दुरुपयोग होता है तो इससे कोई भी कानून है जो वो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, उदाहरण के थ्रू समझते हैं। द वायर के संपादक है सिद्धार्थ वरदराजन। इनके खिलाफ असम पुलिस द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर जो लेख लिखा गया था, उसके लिए 152 धारा के तहत FIR दर्ज किया गया। उस मामले में कोर्ट ने अंतरिम राहत दी और इस प्रावधान की वैधता पर सवाल भी उठाई। इस पर जो वैधता पर विचार करने का एक निर्णय लिया था। जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने ये कहा है कि यह जो मतलब धारा है संविधान के अनुच्छेद 14, जिसमें समानता, 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 21 जीवन का अधिकार, इनका उल्लंघन करती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपने विचार किसी प्रकार से रखता है और मतलब अपने विचार किसी भी प्रकार से रख सकता है, लेकिन ये भी मतलब संविधान में प्रावधान है कि अगर किसी को अपने विचार व्यक्त करने हैं तो वो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसी वजह से इस धारा के तहत उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो भारत के खिलाफ कुछ ऐसे कार्य करते हैं। अब देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस धारा के क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं या फिर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) यानी कि खंड उसका क, उसके द्वारा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये जो धारा ये प्रतिबंध लगा सकती है। अस्पष्ट प्रावधान व्यक्तियों को अपनी राय व्यक्त करने या फिर सरकार की आलोचना करने से डरने के लिए मजबूर कर सकते। आपने देखा ही होगा, कई ऐसे केसेस देखे जाते हैं भारत में जहां पर सरकार की आलोचना की जाती है। हालांकि सरकार की आलोचना करना हमारा कर्तव्य है, नागरिकों की जिम्मेदारी है कि सरकार की आलोचना करे, ताकि सरकार आने वाले समय में अपने कार्यों को सही तरीके से कर सके। तो इसी तरह अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसको राजद्रोह के खिलाफ उस पर मामला दर्ज कर दिया जाता है और 152 धारा के तहत उसको दंडित किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये सब व्यक्तियों को मजबूर कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, स्वतंत्र बहस और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमज़ोर हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी की अगर हम आलोचना नहीं करते, कोई भी सरकार काम कर रही है, हम कोई आलोचना नहीं करते, सही कर रही, गलत कर रही, उससे क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ना तो व्यक्तियों को अपने अधिकारों के बारे में पता होगा कि हमें क्या क्या बोलने का अधिकार है, या फिर हमें क्या ज़रूरत है, हमें नीड के अकॉर्डिंग सरकार से अपना काम लेना है, या फिर हमें जो ज़रूरत है सरकार को वो काम करने चाहिए। तो इसी प्रकार से इस पर एक बहस भी छिड़ सकती है, और जो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी खतरे में हो सकती है कि जैसे कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है ना, वहाँ पर वन पार्टी है तो गवर्नमेंट है, तो वो चाहे वही इलेक्शन लड़ती है, वही मतलब कि जीतती है, इससे में क्या फ़ायदा, वहाँ की हम उसको पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं मान सकते। इसी सिचुएशन भारत में भी देखने को मिल सकती है। इसकी अस्पष्टता या फिर इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। 152 की जो व्यापक और अस्पष्ट भाषा है, सरकार या फिर अधिकारियों को इसका उपयोग असहमति, आलोचना, पत्रकारिता गतिविधियों को दबाने के लिए करने की एक गुंजाइश देती है। उदाहरण के लिए जो हमने देखा द वायर के जो संपादक सिद्धार्थ वरदराजन है, उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर जो लेख लिखा गया था, तो फिर उन पर FIR दर्ज की गई थी, जो कि पत्रकारिता स्वतंत्रता यानी कि प्रेस जो इंडिपेंडेंस है, प्रेस फ्रीडम पर उस पर रोक लगाती है। तो इसी तरह से कई जो है इस धारा के तहत कई अधिकार, मनुष्यों के कई अधिकारों को दबाया जा सकता है। इस धारा के तहत कठोर दंड यानी कि 7 साल तक की सजा या फिर आजीवन कारावास, और इसकी जो व्यापक व्याख्या की संभावना आम नागरिकों के आत्म संयम यानी कि सेल्फ सेंसरशिप को बढ़ावा दे सकती है, जिससे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर खुलकर बोलने से बच सकते हैं कि ऐसे मामलों पर खुलकर नहीं बोला जा सकता। मीडिया पर प्रभाव, पत्रकारों, मीडिया संगठनों पर इस तरह के प्रावधानों का उपयोग किया जाता है, सरकारी नीतियों या फिर कार्यों की जांच को हतोत्साहित कर सकता है। इससे स्वतंत्र पत्रकारिता और जनता के जो जानने के अधिकार है उस पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात पर विचार किया है कि क्या केवल दुरुपयोग की संभावना किसी कानून को असंवैधानिक ठहराने के लिए पर्याप्त है। ये अनिश्चितता जो व्यक्तियों और जो संगठन है उनके लिए कानूनी जोखिम बढ़ाएगी, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने में संकोच कर सकते हैं। फिर क्या है कि हर एक व्यक्ति डरने लगेगा कि हमें अपने विचार किस तरह से व्यक्त करने हैं कि सरकार हमें कहीं सजा ना दे दे। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स, यानी कि कैबिनेट के द्वारा 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी देगी, जो कि 2 भुवनेश्वर में लगेंगे, एक जो है मोहाली में लगेगा पंजाब में, और जो एक है आंध्र प्रदेश में उसको स्थित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अगस्त को इसको मंजूरी दिया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इस परियोजना में कुल 4600 करोड़ रुपए का निवेश होगा और उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। इन संयंत्रों से 2034 तक कुशल पेशेवर के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है, उम्मीद जताई जा रही है, और इसके साथ ही कई लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। ओडिशा जो भुवनेश्वर है वहाँ पर 6M प्राइवेट लिमिटेड यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड आधारित जो सेमीकंडक्टर संयंत्र है, जिसमें 2066 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट होगा। इसकी वार्षिक क्षमता कितनी रहेगी? 60,000 वेफर्स और 9.6 करोड़ यूनिट्स की रहेगी। इसका उपयोग मिसाइलों के लिए, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन, रेलवे और सौर इन्वर्टर में इसका यूज़ किया जाएगा। 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक, ये भुवनेश्वर में उन्नत पैकेजिंग यूनिट, जिसमें 1943 करोड़ रुपए का निवेश रहेगा। ये दुनिया की सबसे उन्नत पैकेजिंग तकनीक होगी, जिसकी क्षमता 69,600 ग्लास पैनल, 5 करोड़ असेंबल यूनिट्स और 13,200 3D HI मॉड्यूल प्रति वर्ष होगी। इसका उपयोग रक्षा, AI और ऑटोमोबाइल में किया जाएगा। पंजाब का मोहाली में जो एक संयंत्र लगाया जाएगा, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड CDIL, जो कि मौजूदा सुविधा है वहाँ पर दी जा रही, उसका एक विस्तारित रूप है, जिसमें 117 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये संयंत्र सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड आधारित जो उपकरण है, जिसमें मॉसफेट, IGBTs और ट्रांजिस्टर बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता 15.8 करोड़ यूनिट्स रहेगी। इसका उपयोग ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में ASIP यानी कि एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज़, दक्षिण कोरिया की जो अपैक्ट कंपनी है उसके साथ इसको कोलैब करके 468 करोड़ रुपए के निवेश से संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता 9.6 करोड़ यूनिट्स होगी और इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, सेटअप बॉक्स और ऑटोमोबाइल में किया जाएगा।
अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, इन जो भी संयंत्र लगाए जा रहे हैं इन प्रोजेक्ट के, ये परियोजनाएं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लागू की जाएंगी, जिसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इन संयंत्रों से भारत की जो सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता वो बढ़ेगी, जिससे ये जो चीन जैसे देशों को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में टक्कर देने योग्य हो सकेगा। अब तक ISM यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 6 राज्यों में 10 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इन परियोजना से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 6 गुना वृद्धि होगी, जो कि अब 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत 2 से 4 सितंबर 2025 को सेमीकॉन इंडिया 2025 की मेजबानी करेगा, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, जापान और कोरिया देश भागीदारी लेंगे। सेमीकंडक्टर मिशन के लाभ क्या रहेंगे भारत में? सबसे पहली बात तो यह है कि भारत का आर्थिक विकास होगा। ISM के तहत जो भी परियोजनाएं हैं उनमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उदाहरण के लिए अभी जो 4 संयंत्र दिए गए, इसको 2034 तक कुशल नौकरियां और कई इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में वृद्धि रहेगी। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र है वो 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि 6 गुना वृद्धि दर्शाता है। आत्मनिर्भरता होगी, स्वदेशी उत्पादन रहेगा। सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण में भारत की जो निर्भरता है विदेशों पर कम होगी, खास तौर पर चीन और ताइवान पर। उसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो उन्नत चिप्स होंगी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उत्पादन पूरे विश्व की जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। उन्नत तकनीक का विकास किया जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड, मॉसफेट, IGBTs एंड 3D जो पैकेजिंग है जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को भारत में उत्पादन होगा, जो कि AI, रक्षा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में काफ़ी फायदेमंद है। नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय जो संयंत्र है उन पर और उससे स्टार्टअप्स और जो उद्यमियाँ उनको नई तकनीकों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और नई नई तकनीक सीखेंगे और भारत एक कुशल देश बनेगा। रणनीतिक महत्व रहेगा। रक्षा और सुरक्षा में भी इसका काफ़ी सहयोग है। जो स्वदेशी सेमीकंडक्टर जिसमें मिसाइल, रक्षा उपकरण और जो सामरिक उपकरण है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ये बढ़ावा देंगे। भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में चीन जैसे देशों को टक्कर दे सकता है। उद्योगों को लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जिसमें मोबाइल फ़ोन, सेटअप बॉक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर इन्वर्टर जैसे उत्पादों के लिए जो स्थानीय स्तर है उस पर चिप्स अवेलेबल रहेंगे। लागत में कमी आ सकती है। आयात पर निर्भरता कम होगी, जैसे कि भारत अपने खुद के ही जो सेमीकंडक्टर चिप्स क्रिएट करेगा, भारत में ही प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद जो हमारी विदेशों पर निर्भरता है वो कम होगी, जिससे उपभोक्ता उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। निर्यात में वृद्धि होगी। भारत अगर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे जो प्रोडक्ट्स बनाता है तो फिर भारत क्या करेगा, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। सेमीकॉन इंडिया 2025 जैसे आयोजनों से वैश्विक साझेदारी, निर्यात के अवसर बढ़ जाएंगे। कौशल विकास होगा। कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ेगी, जिससे तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाया करेगी। युवाओं के लिए जो अच्छी कौशल वाली नौकरियां उपलब्ध करेंगे। वैश्विक स्थिति में सुधार रहेगा। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। सिंगापुर, मलेशिया, जापान, कोरिया जैसे देशों के साथ साझेदारी से वैश्विक सहयोग बढ़ेगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, ICMR सेट टू मॉनिटर वेस्ट वाटर फॉर 10 वायरसेस इन 50 सिटीज़। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसमें द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने 50 शहरों में से 10 विभिन्न वायरस के लिए अपशिष्ट जल निकास प्रणाली, जल निगरानी को विस्तार देने की योजना बनाई है। ये जो पहल की गई है, वायरस जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसका जल्दी पता लगाने के लिए, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी हमने देखा कोविड-19 और पोलियो की निगरानी की जा रही है, और अब इनमें एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे और वायरस भी शामिल करने की योजना है। ये कार्यक्रम भारत का जो वन हेल्थ दृष्टिकोण है उसकी तरह, जो कि मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को एकीकृत करता है। इससे महामारी की संभावना वाले वायरस का पता लगाने, समय पर कार्रवाई करने में मदद मिलती है। डॉक्टर बहल उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीनों में पूरे भारत में निगरानी और बढ़ाई जाएगी। फिर इससे क्या होगा कि समुदाय में वायरस के बढ़ते मामलों का पता लगा सकेंगे। फिलहाल जो कोविड-19 वायरस और पोलियो वायरस जो है वो भी निगरानी में है। ICMR एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस सहित अन्य विषाणुओं के लिए पर्यावरणीय निगरानी स्थापित करने में शामिल है, जिसके तहत सतही जल या फिर अपशिष्ट जल निगरानी करता है।
जो प्रकोप वाले क्षेत्र है वहाँ पर ऐसे वायरसेस को जल्दी फाइंड करने में मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया यूके CETA ऑफर्स म्यूचुअल ग्रोथ। ट्रेड कमिश्नर हरजिंदर कांग यानी कि जो ट्रेड कमिश्नर है यूके के, उन्होंने ये एक बयान दिया है कि भारत यूके के व्यापारिक, आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए पारस्परिक विकास का यानी कि म्यूचुअल ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, यानी कि दोनों साइड से ग्रोथ होगी। जैसा कि ब्रिटेन के एक व्यापक आयुक्त हरजिंदर कांग ने अभी एक अपने इंटरव्यू में इसका बयान दिया है। ये जो समझौता है 24 जुलाई 2025 को लंदन में इस पर सिग्नेचर हुए थे। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दुगना करने का एक टारगेट रखा गया कि जो कि अभी 56 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसके व्यापार की शुल्क मुक्त व्यापार होता है। CETA भारत के 99 निर्यात को यूके के शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है, जिसमें कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग, सामान जैसे क्षेत्र शामिल है। इससे भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, खास करके जो भी श्रम प्रधान क्षेत्र है उन क्षेत्रों में। ये जो समझौता है भारतीय पेशेवर जैसे कि IT जो वैज्ञानिक होते हैं या इंजीनियर रहते हैं, शेफ और जो योग प्रशिक्षक हैं, उनके लिए यूके में आसान वीज़ा प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए ये एक अच्छा मौका होता है। दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट भारतीय फर्मों और श्रमिकों को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत कराएगी। कृषि और MSME कृषि निर्यात, जिसमें फल, सब्जियां, मसाले, समुद्री उत्पाद और जो शुल्क मुक्त पहुंच है उससे अगले 3 वर्षों में 20% से अधिक की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। MSME विशेष रूप से हस्तशिल्प, वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक मूल्यों श्रृंखलों तक पहुंच प्रदान करेंगे। हरजिंदर कांग के अनुसार ये जो समझौता है ब्रेक्जिट यानी कि जो ब्रिक्स से बाहर होने के बाद यूके की एक नई आर्थिक रणनीति भारत की जो वैश्विक व्यापार महत्वाकांक्षा उसको समर्थन करते हैं। ये भारत को मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत वैश्विक आपूर्ति में श्रृंखला में एक अच्छे खिलाड़ी के यानी कि प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। यानी कि भारत जो है अपना व्यापार का अपने व्यापार का विकास करने के लिए वैश्विक मंच पर सामने आ रहा है। अब इसमें कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा, जैसे कि भारत ने डेयरी, अनाज और कुछ कृषि उत्पादों को संरक्षित रखा है, जिससे घरेलू किसानों की रक्षा होती है, लेकिन यह यूके के लिए कुछ सीमाएं पैदा कर सकते हैं। यानी कि यूके की जो भी व्यापार होगा जो भी, उसमें डेयरी और कृषि अनाज जैसे उत्पाद भारत में इंपोर्ट नहीं किए जा सकते या फिर उन पर ज़्यादा टैरिफ लगाया जा सकता है, क्योंकि भारत को भी अपना जो घरेलू व्यापार है उसको सुरक्षित रखना है। गैर शुल्क बाधाएं, जिसमें यूके के जो कड़े स्वच्छता, पादप स्वच्छता मानक है भारतीय MSM के लिए चुनौती हो सकते हैं। वीजा प्रक्रिया और जो नियामक मानक हैं उनको तकनीकी अड़चनें प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती हैं, उनमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।